आप सभी को मेरा नमस्कार और गुड इवनिंग। सिग्मा गुरुकुल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों। और सीटेट की आज हमारी क्लास नंबर 23 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। 22 क्लासेस हो चुकी हैं और उम्मीद है कि वो 22 क्लासेस आपने देखी होगी और वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो आज हम लोग क्लास नंबर 23 जो कि ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों ईवीएस के बारे में एक बात आपको मैं बता दूं, जो मैंने ईवीएस की लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी कि ये एक जनरल नॉलेज है, ठीक है ना। अब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रिपीट हो जाए इसके चांसेस कम होते हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि मैं जो ये 30 क्वेश्चन कराऊं, इन 30 क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट जो बात छिपी हुई है उसको जाके आप लोग ईवीएस की जो 3rd, 4th और 5th क्लास की बुक है उसमें उस चीज को आप डिटेल में पढ़ना, क्योंकि यहां पर तो एक क्वेश्चन में एक दो बातें होंगी, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को जाके बुक से पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में कम से कम 10, 12, 15 बात जानने को मिलेगी और वहीं से दूसरा क्वेश्चन रेज होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि ईवीएस में कम चांसेस हैं कि सेम क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आएगा या उसी कंसेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन को आप 30 कंसेप्ट समझना और इस कंसेप्ट को बुक में जाके पढ़ना। और कौन सी बुक में? 3rd, 4th और 5th क्लास की जो ईवीएस की बुक है वहां से आप इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ लेंगे तो यहीं से आपका सारा 30 के 30 नंबर का काम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी को जय श्री राम। देखिए आज का पहला सवाल आपसे पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेप वेल्स। स्टेप वेल, स्टेप वेल क्या होते हैं बच्चों? बावड़ी, या नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहा जाता है? कुएं, ठीक है ना। कुआं आप सभी को पता होगा। स्टेप वेल पुराने समय में जो कुआं होता था वो पानी को वहां स्टोर करके रखा जाता था, जिससे फ्यूचर में अगर बारिश ना हो या पानी की कमी हो जाए तो हम लोग कुएं में से पानी निकालकर, और बहुत पुराने समय में कुएं में ही साफ पानी स्टोर किया जाता था। तो कुएं के बारे में कुछ बातें हमें दी है जिनमें से हमें सही और गलत का फैसला करना है। तो पहली बात, स्टेप वेल या कुएं के बारे में क्या दी है? These are traditional systems of storage and conservation of rain water। बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता था, तो पहले वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। These were used as community resources। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया गया? बिल्कुल भी नहीं। इनका उपयोग केवल लोग अपने घरों में करते थे, सामुदायिक संसाधनों में नहीं करते थे। और इन स्टेप वेल, स्टेप्स गो डाउन several steps deep but the people were allowed to draw water up from the well using pulleys। मतलब बावड़ियों में या कुएं में सीढ़ियां गहराई तक नीचे तक जाती है, लेकिन लोगों को पुली का या रस्सी का उपयोग करके कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। ये बात भी ठीक है। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये दोनों कुएं के बारे में ठीक है कि कुएं में बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था, कंजर्व किया जाता था। और जो गांव के लोग, जिस गांव का कुआं है उस गांव के लोगों को ये परमिशन थी कि वो लोग पुली से यानी कि रस्सी से कुएं से पानी निकाल के उसको अपने घरों में यूज कर सकते हैं। तो ये कुएं के बारे में दो बहुत ही कॉमन बातें थी। और जिन लोगों ने अपने दादा दादी के पास जो लोग बैठते हैं तो दादा दादी ने कुएं के बारे में छोटे बच्चों को वो जरूर बताते हैं कि कुआं किस लिए काम आता है। तो अगर आप लोग नहीं बैठते तो बैठना शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स। ऐसे प्लांट जो बिना बीज के उगते हैं। तो सेब के तो बीज होते हैं, पाइनस के भी बीज होते हैं, ये थोड़ा नुकीला होता है। प्रून्स ये झाड़ियों जैसे होते हैं, इसमें भी बीज होते हैं। फर्न ये इसमें बीजाणु होते हैं जिनको कहते हैं स्पोर्स। सीड्स की बजाय इसमें क्या होते हैं? स्पोर्स, या जिनको बोलते हैं बीजाणु, ठीक है। तो बाकी तीनों में सीड्स यूज होते हैं, यहां पर स्पोर्स यूज होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इन इंडिया वी हैव अराउंड 22 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। सेवरल स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। संथाली एंड कुडुक लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन। अब देखिए ये बिल्कुल पढ़ने वाली बात है कि भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के
8th शेड्यूल में 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है जो हमारे भारत में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22। अब वो 22 की 22 आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो उसी से देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, संथाली और कुडुक ये दोनों भाषाएं बच्चों झारखंड में बोली जाती हैं। तो बाकी 22 भाषाओं के बारे में भी आप लोग स्टडी कर लेना, एक क्वेश्चन लैंग्वेज पर अक्सर आ जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। ये भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची में इसके बारे में दिया गया है, उसको आप पढ़ना और कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है बस इसको याद कर लेना, तो एक क्वेश्चन आपका जरूर यहां से आ सकता है। नेक्स्ट, झूम कल्टीवेशन, झूम खेती कहां होती है? झूम खेती बच्चों होती है मिजोरम में, और ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि काटते हैं और फिर जला देते हैं, यही झूम की खेती है। तो झूम खेती के बारे में भी क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है, ये क्या है, ये कहां की जाती है, इसमें क्या करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं? स्लैश एंड बर्न यानी काटते हैं और जला देते हैं, फिर उस जमीन को यूज कर लेते हैं क्योंकि वो जमीन काटने और जलाने के बाद उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, और फिर उस पर आराम से दोबारा से खेती की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ एक बर्ड के बारे में 2-3 लाइंस दी हुई है। माई बीक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ नीडल, स्टिचिंग लीव्स। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले करा दिया है कि किस बर्ड का जो नाम है वो स्टिचिंग बर्ड के नाम से फेमस है। स्टिचिंग का मतलब होता है जो आपका टेलर जो होता है वो स्टिचिंग का काम करता है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेलर बर्ड। टेलर बर्ड कौन सा काम करता है? स्टिचिंग। ये अपना जो घोंसला है उसको खुद ही सिल लेता है, खुद ही उसको स्टिच कर लेता है। नेक्स्ट, कायरोप्टेरोफिली इज पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और ये किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा गया है, तो ये बैट्स के, चमगादड़ों के द्वारा किया जाता है पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, जिसे क्या बोलते हैं? कायरोप्टेरोफिली। ये चमगादड़ बैट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर कंट्री इज रिच इन हेरिटेज एंड कल्चर एंड आर्ट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। द फेमस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की पारंपरिक कला कौन सी है? तो आंसर होगा क्या होगा? जामदानी। चिकन करी लखनऊ की है, चिकन करी लखनऊ की है, और जो पटोला है बच्चों ये गुजरात की है, और पोचमपल्ली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये तेलंगाना की है। तो याद रखें, जामदानी आर्ट फॉर्म है वेस्ट बंगाल की, चिकन करी लखनऊ, पटोला गुजरात और पोचमपल्ली तेलंगाना। बाकी और भी 2-4 आर्ट फॉर्म होंगी जिसको आप अगर डिटेल में स्टडी करेंगे बुक से तो आपको और भी ज्यादा इसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो आप इसको एक्सप्लोर जरूर करना, एक आधी आर्ट फॉर्म आपके पेपर में जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट, जोहड़, स्टेपवेल और लेक्स। जोहड़, बावड़ी और झीलें। देखिए जोहड़ क्या होता है? हर गांव में एक तो कुआं होता है जिसमें बारिश का पानी हम स्टोर करते हैं। जोहड़ ऐसी जगह होती है जहां पर जाके पक्षी और पानी पीते हैं, और जो पशु हैं जनरली वो नहाते हैं। और झीलें आप सबको पता ही है, झील क्या होती है? जोहड़ से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं? देखिए प्रयागराज यूपी में आ गया, यहां नहीं पाई जाती। नालंदा में नहीं पाई जाती, नालंदा नहीं होगा और प्रयागराज नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। यहां पर ये सारी चीजें पाई जाती। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा इज ए चैंपियन ओलंपियन, विच गेम डज ही प्ले। अब जिसको आज की अगर जनरेशन है और वो अगर नीरज चोपड़ा को नहीं जानते तो फिर ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि इनसे फेमस खिलाड़ी फिलहाल भारत में बहुत इनके जितने फेमस खिलाड़ी भारत में बहुत ही कम है। जैसे जनरली विराट कोहली को सभी जानते हैं कि वो क्रिकेट खेलते हैं,
है ना। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस की प्लेयर है, साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर है। तो इसी तरीके से नीरज चोपड़ा जिन्होंने पिछले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और इस ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया है, और ये जेवलिन थ्रो के प्लेयर है, भाला फेंक के प्लेयर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं फेमस जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एक आध प्लेयर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ें, न्यूज़पेपर में अक्सर रोजाना खिलाड़ियों के बारे में आपको बहुत सी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट, पिचर प्लांट ट्रैप्स एंड ईट frogs, insects and even mice. In our country this plant is found in. पिचर प्लांट कहां पाया जाता है? तो पिचर प्लांट बच्चों मेघालय में पाया जाता है, जो कि चूहे, कीड़े और मेंढकों को खाता है या उन्हें फंसाता है। नेक्स्ट, रवीज क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट डायग्नोज्ड हिज हेमोग्लोबिन लेवल एट 12 ग्राम पर डीएल या डेकालीटर। दिस मीन्स रवि इज एनेमिक, नॉट एनेमिक, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। तो बच्चों जो हीमोग्लोबिन होता है वो 13.2 से 16 तक होता है, तो इसका मतलब नॉट एनेमिक एक तो ये वाला होगा, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होगा क्योंकि नॉर्मल के आसपास है। तो सेकंड और थर्ड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पेयर सही है? सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, ये तो गलत है क्योंकि सानिया मिर्जा जो है वो लॉन टेनिस की प्लेयर है, लॉन टेनिस। और लॉन टेनिस के सबसे फेमस खिलाड़ी आज के टाइम में कौन है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। ठीक है ना, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, ये सब लॉन टेनिस के जाने माने खिलाड़ी हैं। ऐसे ही विलियम्स बहनें, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, ये सब बहुत ही रेप्यूटेड प्लेयर्स हैं। तो इंडिया में जो लॉन टेनिस की सबसे अच्छी खिलाड़ी है वो है सानिया मिर्जा। तो ये टेबल टेनिस नहीं खेलती है, लॉन टेनिस की प्लेयर है। तो हमें बताना कौन सा पेयर करेक्ट है। ये तो करेक्ट नहीं है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये बिल्कुल सही है। पीटी उषा वेटलिफ्टिंग नहीं, पीटी उषा इंडिया में एथलीट है जो रनिंग करती है, और इन्होंने 400 मीटर में ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इनका 4th प्लेस आया था। और कर्णम मल्लेश्वरी इंडिया के लिए वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है एटलांटा ओलंपिक्स में। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? साइना नेहवाल बैडमिंटन। बाकी 3 प्लेयर भी मैंने बता दिया कि वो कौन सा गेम खेलते हैं। और भी जो प्लेयर्स, बुक में बहुत सारे प्लेयर्स के नाम जरूर गिवन होंगे, तो उनके बारे में आप पढ़ लेना। जैसे पीटी उषा के अलावा और कौन सा एथलीट है भारत में जो बहुत फेमस है, वो है मिल्खा सिंह, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, भाग मिल्खा भाग। तो मिल्खा सिंह भी इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और वो भी बाय चांस 4th प्लेस आया था, और पीटी उषा भी 4th प्लेस पर आई थी। तो ये दोनों ही इंडिया में बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है एथलेटिक्स में। पीटी उषा फीमेल 400 मीटर रनर, एंड भाग मिल्खा भाग यानी कि मिल्खा सिंह 400 मीटर के मेल रनर। नेक्स्ट, द अर्थ इज राउंड, सबको पता है पृथ्वी गोल है, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो व्हेन देयर इज मिड डे इन इंडिया, जब भारत में दोपहर होगी तो मिडनाइट कहां पर होगी? अब 12 घंटे का फर्क यूएसए में है और अलास्का यूएसए, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, क्योंकि लगभग 12 घंटे का फर्क है। तो जब इंडिया में दिन होगा तो अमेरिका में रात हो जाएगी। नेक्स्ट, इन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ए पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप। दीवार का एक हिस्सा गोल आकार में निकाला जाता था, जैसे दीवार सीधी दीवार है ऐसे गोल आकार में, तो उसको क्या कहते थे बच्चों? बेस्टियन या गढ़ कहा जाता था। और इसको गोल क्यों किया जाता था? ताकि दीवार बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि उस समय में कोई भी दूसरे देश का राजा कभी भी आकर अटैक कर देता था तोप से या बाकी चीजों से, तो अगर दीवार को हम गोलाई में बना देंगे तो उसकी मजबूती और बढ़ जाती थी। उसी गोल आकार को क्या कहते हैं? बेस्टियन या गढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट, ईवीएस करिकुलम फॉलोज ए थीमेटिक अप्रोच। ईवीएस पाठ्यक्रम विषयगत दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। क्यों? क्योंकि
थीमेटिक अप्रोच डेवलप्स एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए ईवीएस में हमें क्या सिखाया जाता है कि आपको जनरल नॉलेज को एक सब्जेक्ट नहीं समझना, ये बहुत सारे सब्जेक्ट का एक इंटीग्रेशन है, एक यूनिटी है, ठीक है ना, एक यूनिफाइड चीज है कि आपको सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब को मिलाकर ये सब्जेक्ट बनाया गया है ईवीएस। तो ईवीएस क्या है? एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट को, बाकी सब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है, और साथ में होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। बिल्कुल कंसेप्ट्स को डीपली अगर पढ़ाया जाए तो दैट इज होलिस्टिक अप्रोच। तो यही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ईवीएस इज डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? मल्टीडिसिप्लिनरी, बिल्कुल सही है भाई। ईवीएस में मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? जब हमें सारे सब्जेक्ट के बारे में ईवीएस में पढ़ाया जाए। यूनिफाइड, सबको जोड़कर पढ़ाया जाए। इंटीग्रेटेड, ये भी सही है, सबको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। सोलिटरी गलत होगा। सोलिटरी का मतलब है अकेला, कि एक ही सब्जेक्ट है, नहीं। ईवीएस बहुत सारे सब्जेक्ट का एक मिक्सचर है, तो ईवीएस सोलिटरी सब्जेक्ट नहीं है। तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सही होगा। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है? जब किसी बंदे को कुछ समय के लिए एक काम दिया जाता है, जैसे कि भारत में इलेक्शन हुए और 5 साल के लिए एक आदमी को प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, तो वो उसका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में 5 साल के अंदर उसे बहुत सारे काम दिए जाएंगे, बहुत सारे काम दिए जाएंगे, और फिर 5 साल बाद देखा जाएगा कि वो काम सही हुए, गलत हुए। उसी आधार पर फिर अगली बार उसका इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। अगर काम सही किए होंगे तो दोबारा वो जीत जाएंगे, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर सही नहीं होगा तो अगली बार कोई नया प्राइम मिनिस्टर या नया मिनिस्टर आ सकता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक टाइम ड्यूरेशन के तहत जब किसी को बहुत सारे काम दिए जाते हैं। तो आंसर होगा ए कलेक्शन ऑफ ऑल द वर्क डन बाय अ चाइल्ड इन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन। बच्चे के कंटेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे? एक बच्चे को एक ड्यूरेशन में जो बहुत सारे काम दिए जाते हैं, उनको उसने किस तरीके से किया, दैट इज पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, the syllabus of EVS gradually extends the child's understanding of his her world beginning from। यानी EVS में पाठ्यक्रम धीरे धीरे बच्चे को अपनी दुनिया के बारे में समझ का विस्तार करता है, जिसकी शुरुआत, बच्चा सीखने की शुरुआत कहां से करता है? तो खुद से करता है। सबसे पहले अपने आप से करता है, उसके बाद फैमिली आती है, फिर नेबरहुड, पड़ोस आता है, और फिर देश आता है। तो बच्चा सबसे पहले खुद से सीखता है, फिर परिवार से, फिर पड़ोस से, और फिर कंट्री से। तो आंसर होगा शुरुआत सेल्फ से हो जाती है। नेक्स्ट, एज पर ईवीएस करिकुलम चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू। बच्चों को ईवीएस करिकुलम में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? एक्वायर अवेयरनेस अबाउट इमीडिएट सराउंडिंग्स, ये तो बिल्कुल सही है कि अपने आसपास की चीजों की जानकारी होनी चाहिए। नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी बिल्कुल होनी चाहिए। डेवलप सेंसिटिविटी फॉर नेचुरल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइज रैलीज, अब ये बच्चे नहीं कर सकते, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर एन ईवीएस लर्नर? ईवीएस सीखने के लिए इनमें से कौन कौन सा जो एक्सपीरियंसेस है वो इंपॉर्टेंट है? कंटेक्चुअल, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत जरूरी है पढ़ना। कंट्राइव्ड, ये जरूरी नहीं है क्योंकि कंट्राइव्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज का सब्स्टिट्यूट पढ़ते हैं। कंट्राइव्ड का मतलब होता है रियल ना पढ़कर उसका ऑल्टरनेटिव पढ़ लेना। रियल लाइफ, ये बिल्कुल सही है। सिमुलेटेड, नकली अनुभव, ये भी गलत है। तो आंसर होगा पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन गिवन नहीं है, हम लोग यहां बना लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, ये सही होगा। शायद वो नीचे छुप गया है, तो आप लोग इसको लगा लेना, पहला और तीसरा ये ठीक होगा। नेक्स्ट, विच पर्सपेक्टिव डू टीचर्स टीचिंग ईवीएस नीड टू डेवलप इन लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इश्यूज? ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को पर्यावरणीय मुद्दों को समझने के लिए शिक्षार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है? तो मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव बिल्कुल होना चाहिए बच्चों के अंदर।
और अच्छा एक ही बताना है चारों में से। देखिए ये होना चाहिए डिसिप्लिनरी नहीं, ग्लोबल नहीं, ये भी होना चाहिए प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो यही आएगा कि सबसे पहले हमें अपना जो एनवायरनमेंट है उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना है, बाद में फिर ये भी आ सकता है, तो आंसर हम ये वाला लगाएंगे। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स, कोई भी सांप को पकड़ नहीं सकता और रख नहीं सकता, ये किस एक्ट में आता है? तो बच्चों ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है। राजाजी नेशनल पार्क, आई होप आप सबको इसके बारे में पता होगा, ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। जब उत्तराखंड में आजकल सभी लोग जो दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं दिल्ली के आसपास, जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं, तो वो उत्तराखंड जरूर घूमने जाते हैं, और उत्तराखंड में ही है हमारा एक बहुत ही फेमस राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते। तो सोलर एनर्जी तो रिन्यूएबल है, थर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल है, टाइडल एनर्जी भी रिन्यूएबल। नेचुरल गैस को हम दोबारा नहीं बना सकते। नेचुरल गैस हो गया, कोल, ऑयल, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल। ध्यान रखें, नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल? देखिए नागालैंड तो नॉर्थ ईस्ट में है, लक्षद्वीप अरेबियन सी, और दादरा नगर हवेली अरेबियन सी। तो जो पुडुचेरी है, जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी भी है, ये कहां पर पड़ती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर पड़ती है पुडुचेरी। नेक्स्ट, राहुल हैज कोल्ड, ही कैन नॉट टेस्ट द फ्लेवर ऑफ हिज फेवरेट फूड। क्यों? जब आपको बुखार हो जाता है या ठंड लग जाती है तो आपको फूड का टेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपकी जो टेस्ट करने की सेंस है वो खराब हो जाती है। तो कोल्ड अफेक्ट्स हिज सेंस ऑफ टेस्ट, दिस इज योर आंसर। ये बहुत कॉमन बात है, सबको मालूम होगी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, पूरा हफ्ता फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और इस पूरे हफ्ते में क्या सिखाया जाता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए, पेड़ों की कटाई ज्यादा ना की जाए, इसी चीज पर ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हर साल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु वॉन स्टॉकहोम वाटर प्राइज इन 2015 फॉर हर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन? एंड द आंसर इज राजेंद्र सिंह। याद रखें, इनको भारत का वाटरमैन भी कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, और इन्हें 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिल चुका है। स्टॉकहोम जो जगह है बच्चों वो कहां पर है? स्वीडन। और आपको बता दूं कि जो नोबेल प्राइज है वो भी यहीं दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज, ठीक है ना। दुनिया में सबसे बड़ा जो प्राइज है वो कौन सा प्राइज है? नोबेल प्राइज, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और 10 दिसंबर को किसका जन्मदिन होता है? एल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम नोबेल प्राइज रखा गया है। हर साल 10 दिसंबर के दिन स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, यहां पर यह नोबेल प्राइज दिया जाता है। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी एक पुरस्कार है जो पानी को बचाने में, हार्वेस्ट करने में जिनका योगदान महत्वपूर्ण रहता है, उनको ये दिया जाता है। तो भारत की तरफ से आज तक एक ही आदमी को ये मिला है, जो कि राजेंद्र सिंह है, जिनको भारत का वाटरमैन भी कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अ स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल दैट इज सीरियसली एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजाति जो खत्म होने के कगार पर है, तो उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है, लुप्त प्राय प्रजातियां, जो कि आने वाले समय में खत्म हो सकती है। और इनको बचाने के लिए सरकार बहुत से काम करती है कि ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने वाली हैं, जो खत्म होने वाली है, उनको कैसे बचाया जाए। जैसे कि पिछले दिनों टाइगर, जो बाघ है, उसके बारे में सरकार ने बहुत सारे डिसीजन लिए थे कि टाइगर जो प्रजाति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसको कैसे
बढ़ाया जाए कि ये खत्म ना हो। ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज वही है जो प्रजाति आने वाले समय में लुप्त हो सकती है, खत्म हो सकती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जाइंट स्क्विरल यानी कि विशाल गिलहरी स्पीसीज इज कन्फाइंड टू पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहां है बच्चों? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है। बायोस्फीयर रिजर्व एंड इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। जो जाइंट स्क्विरल है, जो विशाल गिलहरी है, वो केवल पंचमढ़ी में पाई जाती है, दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। तो यही पूछा है, सच स्पीसीज इज नोन एज, ऐसी प्रजातियां जो किसी एक खास स्थान पर पाई जाए और बाकी पूरी दुनिया में और कहीं ना पाई जाए, तो उनको बोला जाता है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज यानी कि स्थानिक प्रजातियां। तो बच्चों ये मैंने कोशिश की ईवीएस के 30 अच्छे क्वेश्चन कराने की जो एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। और बच्चों स्पीसीज की बात हुई तो आपको मैंने बताया कि बुक में स्पीसीज नाम का चैप्टर जरूर होगा, उसमें 4, 5, 8, 10 तरीके की स्पीसीज होंगी, उनको आप पढ़ लेना। एक स्पीसीज के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। 2 प्रजाति की बात हमने यहां पर की, और क्योंकि ये क्वेश्चन वाली क्लास है तो यहां हम ज्यादा थ्योरी को डिस्कस नहीं करते, मेन बातों को ही देखते हैं। लेकिन हर एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। अगर आप इस कंसेप्ट को जाके अपनी किताब से पढ़ेंगे तो एग्जाम में जरूर यहां से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। और यही हमारा एम है कि आप जो 30 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, वो क्वेश्चन करने के साथ साथ उन क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो बाकी बातें हो सकती है, जो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, उनको भी आप लोग पढ़ें। और जब आप ऐसा करेंगे तो एग्जाम में आपको दूसरा क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से दिखाई देगा। और ईवीएस पढ़ने का यही एक तरीका है, क्योंकि जनरल नॉलेज कभी भी अगर आप टीचर पर डिपेंड रहेंगे तो आपको एक लिमिटेड नॉलेज ही मिलेगी, क्योंकि टीचर के पास एक लिमिटेड समय होता है सिलेबस को खत्म कराने का। तो बच्चे अगर जीके में खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, एक सीमित ज्ञान ही ले पाएंगे, लिमिटेड नॉलेज ही गेन कर पाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि ये 30 कंसेप्ट जो आज हमने पढ़े, आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसा करेंगे तो एग्जाम में आपको हेल्प होगी। और आपका जो गोल है सीटेट एग्जाम क्लियर करने का, उसमें एक कदम आप और आगे बढ़ जाएंगे। तो उसी के लिए यही हमारी आपको एक सलाह है, एडवाइस है एज ए टीचर, कि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम की तरफ से। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद।